बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्ज़ाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली एम.फिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीर खान, फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 5 चैप्टर नंबर 20 एफएससी फिज़िक्स इंटर। इसका ये जो आर्टिकल है इसका नाम दिया हुआ है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो सबसे पहले बेसिकली एक्स रेज का अलहदा से पूरा टॉपिक है, तो कैसे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं और उनकी बेसिक लॉजिक क्या है, फिर एक्स रेज स्पेक्ट्रम क्या है और एक्स रेज के यूजेस क्या हैं, एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इस पूरा एक्स रेज का टॉपिक जो है वो हम मुकम्मल कर पाएंगे 2 लेक्चर में। उसका आज पहला लेक्चर है, तो जस्ट इसमें एक्स रेज की एमिशन क्या होती है, उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, और इसके अलावा एक्स रेज प्रोडक्शन कैसे होती है, हम फिजिकली उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी आप फर्दर इसकी जो इससे रिलेटेड है वो सेकंड इससे नेक्स्ट लेक्चर में। इनर शेल ट्रांजिशन। इनर का मतलब है जो सबसे ज़्यादा अंदर वाले, बाहर वाले, अंदर वाले, और शेल ऑर्बिट्स कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स कहलाती हैं, एनर्जी स्टेट्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन होता है मुंतकली, एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकली को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, बोहर थ्योरी के बाद हम अपने कंसेप्ट को इस लेवल तक ले चुके हैं कि अगर कोई एटम है तो उसके बाहर ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 120 एलिमेंट है। उन एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक एलिमेंट्स लाइट एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स। लाइट एलिमेंट में हम नाम ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान एंड सो ऑन। बाकी एलिमेंट भी इसमें शामिल होंगे, नाइट्रोजन, इस तरह। और दूसरे हैवी एलिमेंट्स में हैं जिस तरह के आयरन है, एस्टाटीन है, यूरेनियम है, वोल्फ्राम है, टंगस्टन जिसको नाम देते हैं, और टेलरियम, टाइटेनियम है, प्लाटिनियम है। इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो लाइट एलिमेंट के शेल्स जो हैं वो थोड़ी तादाद में, और थोड़ी तादाद होने की वजह से उसमें चूंकि न्यूक्लियर चार्ज भी कम और इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, तो उनमें बॉन्डिंग एनर्जी भी कम होती है। जबकि हैवी एलिमेंट में क्या होता है कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी और बाहर इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो उसमें फोर्स भी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। हम ये देख चुके हैं, हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको उसको रिमूव करना हो, उसके ऑर्बिट से बाहर आयन बनाना हो, तो फिर मामूली सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, बल्कि इवन एटम की रीजन से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर एक्साइट करना हो तो उससे भी कम एनर्जी लगेगी। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब उसके इनर शेल से बाहर किसी शेल में ले जाए तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एटम अब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर उसमें ठहर नहीं सकता। नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को दोबारा वापस उसमें या किसी और ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में आना होता है। जब वो लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो लोअर लाइट एलिमेंट्स के लिए हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 किस्म की वाज़े सीरीज अवेलेबल है, फिर उनमें फर्दर भी सीरीज हैं वो जो हम जान चुके हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट एलिमेंट्स लाइक एज हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वो स्पेक्ट्रल लाइंस किस रीजन में, एक इंफ्रारेड में, विजुअल रीजन में, और अल्ट्रावायलेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और ऐसा क्यों होता है? उनका एनर्जी डिफरेंस तमाम लेवल्स के दरमियान में कम होता है एज कंपेयर टू हैवी एनर्जी एलिमेंट्स।
तो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है इन एनर्जी लेवल्स। जबकि यही बात अगर हम इधर करें हैवी एलिमेंट के लिए, क्योंकि उनमें बाउंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बाउंड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो लिहाजा उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, जबकि इनर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा होता है, मुश्किल होता है, और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। सपोज कर लें कि अगर इसका पहला ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इस हैवी एलिमेंट के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, गो के दोनों के ऑर्बिट पहले, लेकिन एनर्जी इसको कम दरकार होगी हाइड्रोजन में, और इधर एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी सेम ऑर्बिट में। जो इमिशन होती है बेसिकली वो एनर्जी एटम खुद नहीं प्रोड्यूस करते, जो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो वही दोबारा री इमिट करनी होती है। तो लिहाजा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हैवी एलिमेंट्स लाइक एस वोल्फ्राम, ये इसकी लैटिन नेम, और वैसे इसको हम टंगस्टन कहते हैं, रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ एक्स रेज ड्यू टू द लार्ज एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। इनके एनर्जी लेवल्स उनकी निस्बत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एनर्जी इन रिटर्न इन रिजल्ट वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो लिहाजा हम देख लेते हैं इनर शेल ट्रांजिशन को। ये तो एक सिंपल कंपैरिजन था जिसकी बुनियाद पर हमने इस को देखा कि इनर शेल और आउटर शेल और पहले जो लाइट एलिमेंट और हैवी एलिमेंट का कंपैरिजन क्या है। अब चलते हैं इनर शेल ट्रांजिशन होती क्या है। हैवी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो ना हम सपोज कर लेते हैं कि वो शेल्स में मौजूद है। हमने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हुए n1 फर्स्ट ऑर्बिट, n2 सेकंड ऑर्बिट, n3 थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। लेकिन उन्हीं ऑर्बिट के नाम जो है ना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि L, M, N, O, P, Q, जितने ये शेल्स अवेलेबल हो सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जो इनर शेल है वो K और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट जो वो L है, और इस तरह M और N इस तरह चलते जाएंगे। तो इन हैवी एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर assumed to be arranged in electronic shells labeled as K, L, M, N, O, P, Q, so on etc. तो K शेल जो होता है वो सबसे क्लोजेस्ट होता है टू द न्यूक्लियस, और L शेल जो नेक्स्ट होगा, इस तरह सो ऑन हम चलते जाएंगे, जिस तरह की ये फिगर दिखाई हुई, ये फिगर दिखाई हुई। The inner shell electron are tightly bound and the amount of energy is required for their displacement from their energy levels. हमें एनर्जी चाहिए, वो किस फॉर्म में एनर्जी होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल में अवेलेबल है K में। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट को बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और डायरेक्टली सपोज कर लें उस इलेक्ट्रॉन को टकराए, तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे। उसके नतीजे में एक जिस पे टकराया गया वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया या किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, इसको हम कह सकते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जिसको वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा इंसिडेंट, वो हो गया स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या बिखरा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बेसिक असूल है इसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की एक्स रेज प्रोड्यूस करने का तरीकेकार में। अब अगर सपोज करें कि इसको एनर्जी मिल गई, वो सब हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड एटम। आफ्टर एक्साइटेशन when they return to its normal state, जो उनकी ओरिजिनल स्टेट है, फोटॉन्स ऑफ लार्जर एनर्जी आर emitted, और वो लार्जर एनर्जी वाले जो है फोटॉन, उनको उन्हीं को नाम दिया गया एक्स रेज। तो लिहाजा पहले हम देखते हैं एक्स रेज की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके साथ हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्या है। तो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज में से पहले एक्स रेज को नाम जो एक्स है ये कैसे मिला। तो बुनियादी तौर पे चूंकि पहले कोई इस तरह का स्पेक्ट्रम, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नाम दिए जा चुके थे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था एक्स रेज का, तो रेडिएशन एमिट हुई हाई पोटेंशियल के साथ। तो एक कॉमन सी रूटीन है हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई अननोन चीज़ जब आपके सामने आ जाए तो उसको हम लेट कर देते हैं एक्स, लेट द नंबर ऑफ
सपोज कर लें कि चेयर्स हैं वो हमने मालूम करनी है, तो लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इज एक्स। वही रूटीन अपनाते हुए जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नाम भी हम जिक्र करते हैं इसके साथ। तो रेस जब प्रोड्यूस हुई तो उसको उसने फर्ज कर लिया कि ये कोई एक्स रेज हैं, उसी नाम पे आज तक वो चल रही हैं एक्स रेस। एक्स रेस नाम एक्स उसी उसकी लॉजिक है। तो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इससे पहले दो जगहों पर चैप्टर 16 और चैप्टर 19 में एक्स रे स्पेक्ट्रम हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो बुनियादी तौर पे ये भी एक्स रेस उसका एक हिस्सा है। तो एक्स रेस को डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन emitted due to inner shell transition, जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, inner shell transition होगी। Transition in heavy elements is named as X-rays। तो ये हैं किस किस्म की? क्या ये अल्ट्रावायलेट जैसी हैं, क्या ये विजिबल जैसी हैं? ये भी इनविजिबल रेंज में लाई करती हैं, हमें एक्स रेज नजर नहीं आएंगी, तो इसका इफेक्ट जरूर हम महसूस कर पाएंगे। बेसिकली ये एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट एंड अदर रेज जो हम पहले जानते हैं, जिनकी वेवलेंथ रेंज करती है 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻12 मीटर। ये नीचे एक वैल्यू लिखी, नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब किया गया है नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में इसकी रेंज क्या है? 10⁻11 टू 10⁻15। ये मैं साथ कोट कर रहा हूँ। इसमें विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम ये बेसिकली है 300 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि विजिबल रेंज से ये जो रेंज है कितनी शॉर्ट वेवलेंथ है। जस्ट कंपैरिजन के लिए मैंने शो किया है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू विजिबल अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड। 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी। आया किसने डिस्कवर किसने किया? तो उसका नाम हमेशा लिया जाएगा जब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे, जिसने इसको डिस्कवर किया। ऐसा ये बुक में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें शेयर की। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1895 बाय जर्मन फिजिस्ट, फिजिक्स का एक्सपर्ट, फिजिक्स का जानने वाला विल्हेल्म कॉनराड रोंटेजन। आप इसको याद कर सकते हैं अपने सिंपल में रांझा हमारा बड़ा मशहूर करैक्टर है। रंजन, प्यार में हम लाड में उसको रंजन कह देते हैं, रांझना क्या हाल है। तो विल्हेल्म कॉनराड रोंटेजन, और ये भी इसमें बाद में जाके इसको नोबेल प्राइज दिया गया। अब चलते हैं आगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, किसी आपके वाइवा में क्वेश्चन में आ सकता है कि बताएं भी एक्स रेज क्या होती हैं। तो आप उसको शॉर्ट लफ्जों में बता सकते हैं। कोई एक लाइन बता सकते हैं, 2 लाइनें, 3 लाइनें। 2 लाइनें स्टैंडर्ड 2 नंबर के लिए इनफ होती हैं, तीसरी जस्ट फिर इंफॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर दी गई। तो ये वैल्यू भी इसमें हम शेयर कर दी। वैसे तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें इसका जिक्र है। तो एक्स रेज कोई एक रे का नाम नहीं है, इसमें लॉन्ग रेंज है जो उसी एक्स रेज रेंज में लाई करती हैं। लफ्ज है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बना कैरेक्टर से। कैरेक्टर होती है खूबी, तो हर चीज की अपनी एक खूबी होती है। तो जब ये एक्स रेज का डिस्कवर हुई तो फिर क्या हुआ कि मुख्तलिफ एलिमेंट पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ उनके स्टूडेंट्स ने रिसर्च करना शुरू कर दी और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मुख्तलिफ एलिमेंट की एक्स रे स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया, स्टडी किया, और पता ये चला कि हर एलिमेंट का एक्स रे स्पेक्ट्रम दूसरे किसी एलिमेंट से मुख्तलिफ है। जो मुख्तलिफ है वो उस एलिमेंट की पहचान बन गया। तो इसलिए वो जो स्पेक्ट्रम हमें मिले, वो तमाम किस्म के जितने भी स्पेक्ट्रम मिले, उनको नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो एक्स रेज इमिटेड व्हेन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फिल ए वैकेंसी इन द इनर शेल ऑफ एन एटम, वो वही प्रोसेस है जैसे पहले दिया गया।
एटम दैट आर कैरेक्टरिस्टिक टू ईच एलिमेंट, जो हर एलिमेंट की अपनी एक पहचान है, उसकी खूबी है जो दूसरे एलिमेंट से मुमकिन नहीं थी, तो इसको नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो ये जो एक्स रेज हैं पहली दफा किसने डिस्कवर की है, इसका नाम भी हमेशा रखा जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन के लिए आपके इस आर्टिकल में शामिल की गई जबकि बुक में अवेलेबल नहीं है। These are discovered by Charles Glover बर्किया इन 1909 और इसको भी बाद में नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये जो सन है ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। और वैसे भी हम देखते हैं कि सन जितने भी दिए होते हैं वो कोई फिजिक्स नहीं है, जस्ट वो इंफॉर्मेशन है। तो हम ये नहीं समझें कि उसमें एमसीक्यूज में आ सकते हो, आ भी सकते हैं लेकिन इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते। नेम भी इस तरह हम तो देखते हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स अगर एक्सरे सिमेट हो रही है तो उसके पीछे क्या फिजिक्स लाई करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है एक लाइन में, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम की स्ट्रक्चर हम अगर पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जाएं, इसकी केमिस्ट्री में जाएं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि लास्ट जो पीरियोडिक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, उनकी अरेंजमेंट दी गई, वो इस एक्स रेज की डेवलपमेंट के बाद ही दी गई थी। मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, डॉब्रेनियर हैं, ट्राइएड्स हैं और मेंडलीव्स ऑक्टेव्स हैं, और फाइनली ये पीरियोडिक टेबल जो हमारे सामने आया वो इसी एक्स रेज कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की बुनियाद पर उनकी तरतीब दी गई। क्योंकि एटम तो इनविजिबल है हमारे लिए और ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, अब तक अवेलेबल नहीं कि एटम की स्ट्रक्चर डायरेक्टली हम देख सकें। गो के इस वक्त बहुत ज़्यादा जदीद तरक्की, जदीद आलात आ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी इस काबिल नहीं हुए कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर देख पाएँ, एटम की स्ट्रक्चर देख पाएँ और इसमें ऑर्बिट देख पाएँ। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है, उससे हमने कंक्लूड किया कि उसके ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब चलते हैं इसके अगले हिस्से पर, वो है एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, व्हाट आर एक्सरेज, व्हाट आर इनर्ट शेल ट्रांजिशन एंड डिस्कस द एक्सरे प्रोडक्शन। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम दी गई है एक्सरे प्रोडक्शन की, वो हम इस फिगर में देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब है। ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके अंदर से एयर निकाल ली गई। अगर एयर निकल जाएगी तो बन जाएगा वैक्यूम। तो वैक्यूम हम प्रोड्यूस करते हैं और यकीनन ये प्रेशर इसमें अंदर जो है ना लो हो जाएगा। नॉर्मल में प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इसमें प्रेशर लो हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर ये ट्यूब हम देख सकते हैं, और ट्यूब के अंदर क्या है, एक कैथोड अरेंज किया गया और उस कैथोड के अंदर फिलामेंट अरेंज किया गया। इसकी दूसरी तरफ देखें तो एक एनोड बनाया गया, उसकी शेप जो इंक्लाइंड है, उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो रेस इमिट हो वो किसी एक डायरेक्शन में चली जाए। और इस कैथोड के ऊपर एक डिस्क लगाएगी, एक पट्टी, एक छोटी सी वो लगाएगी टंगस्टन मटेरियल की। टंगस्टन चूंकि हैवी मेटल है और मुख्तलिफ एक्सरे अपरेटस जितने भी हैं उन्हीं को उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी जगह कोई और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही हो, लेकिन यहाँ भी ये टंगस्टन मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये यहाँ पे हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज का एक सिरा इस एनोड के साथ है और दूसरा सिरा इधर से फिलामेंट के साथ है। तो हाई वोल्टेज ये भी हम देख रहे हैं, ये जो सिग्नल है ये सिग्नल बेसिकली एसी सिग्नल है, इधर भी एसी सिग्नल है, तो इसका मतलब इसको एसी सप्लाई दी जा रही ना कि डीसी। हाई वोल्टेज उससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, डीसी के लिए हाई वोल्टेज उस पर उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निकल इश्यूज हैं, हम डायरेक्टली एसी वोल्टेज ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक फिलामेंट के लिए अलग से लो वोल्टेज दी गई है, जस्ट उस फिलामेंट को क्या करना है, इग्नेट करना है, और ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज। इसका प्रोसेस जो अगर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे हम लो वोल्टेज अप्लाई की फिलामेंट को, फिलामेंट में से
हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट जो है वो मुंतकिल होती है कैथोड को। कैथोड पे ऑलरेडी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उस पर जब हीट मिलेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं एनोड, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो डायरेक्टेड हो जाएंगे एनोड की तरफ। तो इनको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब आके इधर आके टकराते हैं टंगस्टन डिस्क पर, तो अचानक रोके जाते हैं। फिर नेक्स्ट अंदर वाला प्रोसेस क्या होगा, ये रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अंदर जो एटम हैं टंगस्टन के बिल्कुल इसी तरह सेपरेटली जो हम पहले देख चुके हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को ऐसा हो सकता है कि इतना आने वाले इलेक्ट्रॉन हर किसी को सामने इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर ना मिले, जिसको टकराएं उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करें और मोमेंटम ट्रांसफर करें। जब वो मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खसूसन इनकी एनर्जी जो दी जाती है वो इस लिहाज से की जाती है कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे मैच कर जाए। जब उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर ऑर्बिट में, वहां पे क्रिएट करेंगे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के करीब जो वैकेंसी वो ज्यादा देर खाली नहीं रह सकती, उसके नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप करके उधर आएंगे, और के शेल में अगर वैकेंसी पैदा होगी सपोज कर लें तो एल शेल से पहले इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। के शेल वाला इलेक्ट्रॉन भले वो किसी और शेल में चला जाए हायर ऑर्बिट में, सपोज करो एल एम एम एन जो है जितने बताएं किसी हायर में, लेकिन सबसे पहले जंप करना है एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो फिर एल शेल में वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर साथ वाला जो एम शेल है वो जंप करेगा उधर, और तब तक हो सकता है जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो भी वापस जंप करे। जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी होगी फोटॉन, एक्स रे फोटॉन की शक्ल में। यहाँ से ये फोटॉन को दिखाया गया, तो ये एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को दिखाया गया। अच्छा, अब नेसेसरी कंपोनेंट्स का हम जिक्र कर देते हैं। हाई वैक्यूम ग्लास ट्यूब है जिसको हम एक्सरे ट्यूब का भी नाम देते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें कैथोड है, एनोड है, फिलामेंट एफ है और टंगस्टन WS, और इसके साथ कूलिंग आयल ये हम इसमें जिक्र करना रह गए कि कूलिंग आयल क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल टकरा रहा है तो टकराने से काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन में मुंतकिल हो गया और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, तो कैथोड एनोड जो ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उसकी फर्दर वर्किंग मुश्किल हो जाती है। फिर क्या करते हैं, उस बॉडी को पीछे कूलिंग आयल के साथ अटैच किया जाता है। कूलिंग आयल सर्कुलेट करता है और उसको ठंडा रखता है, तो लिहाजा इसमें कूलिंग आयल भी इस्तेमाल करते हैं। वोल्फ्राम क्या चीज़ है जो कि इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 74 इसका एटॉमिक नंबर, 84 इसका मास नंबर, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 6B में अवेलेबल है। इसकी वोल्फ्राम जो ना सिंबल है लैटिन नाम से, वैसे इसको नाम दिया गया टंगस्टन, एक्चुअल टंगस्टन, लेकिन वोल्फ्राम के नाम से इसको जाना जाता है W। अच्छा, अब इसके हम वर्किंग भी हम बता चुके हैं। व्हेन कैथोड इज हीटेड बाय फिलामेंट एफ इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि उधर से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, व्हिच आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द टारगेट। टारगेट कौन सा है, जो टंगस्टन और फिलामेंट का है। लेट V is the potential difference applied between the cathode and anode, और वो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे ये पोटेंशियल V अप्लाई किया गया। तो फिर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE। ये फार्मूला हम ओल्ड पढ़ते आ रहे हैं। V जो ना पोटेंशियल, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी कैपेसिटी। These electrons are accelerated by anode and these fast electrons strike the target heavy element। कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि वोल्फ्राम हो या टंगस्टन हो, कोई भी एलिमेंट होगा उसको आके स्ट्राइक करेंगे। अब स्ट्राइक करने में क्या होता है कि इट इज पॉसिबल दैट इन कोलियन प्रोसेस, टकरा रहे हैं तो कोलियन हो रही है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल आर नॉक्ड आउट। फर्ज कर लें कि के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉक हो गए। नॉक का मतलब है निकाल दिए गए, हम उसको कहते हैं दस्तखत करना, नॉकआउट।
तो नॉकआउट का मतलब है जब उसमें से कोई टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। knocked out, let one electron in K shell is removed, thereby producing a hole or vacancy. The electron from L shell jumps to occupy the hole in the K shell and emits a photon of energy HF. ये एनर्जी उसकी HF हो गई, ये वही एनर्जी है जो फोटॉन का, लेकिन जस्ट इसको हम नाम दे रहे हैं क्योंकि हाई एनर्जी है, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, इसको हम नाम देंगे एक्स-रे फोटॉन। अब डिपेंड करता है, ये एक का जिक्र किया है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी शेल्स देयर एग्जिस्ट स्पेक्ट्रल सीरीज। एक नहीं, काफ़ी सारी सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने सीरीज पढ़ी है विजिबल रेंज में, बामर सीरीज है, लेमन सीरीज है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए, इसी तरह बिल्कुल इसमें भी वो सीरीज समेट होती हैं। अगर सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन एल शेल से जंप करता है के शेल में, तो उसमें जो एनर्जी होगी एच एफ के अल्फा होगी। ये एक लाइन है, एक्सरे लाइन। और अगर सपोज करें कि एम शेल से के में आता है, तो फिर उससे एनर्जी जो एमिट होगी वो के बीटा कहलाएगी। और एम एन से अगर के में आती है तो उसको के गैमा कहेंगे। इसी तरह अगर सपोज करो ओ से के में आता है तो के डेल्टा वेवलेंथ होगी। एक सीरीज ये बनेगी, यानी हायर शेल से अगर वो नीचे के शेल में आते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक रेज प्रोड्यूस होंगी। ये एक स्पेक्ट्रल सीरीज होगी और इसको के सीरीज का नाम दिया, जैसे हमने पहले नाम दिए हुए थे, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, परफेंट सीरीज। तो इस तरह यहाँ पे उसके नाम जरा मुख्तलिफ कर दिए गए, के सीरीज। इस तरह एल सीरीज क्या होगी कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से वो एक्साइटेड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके एल में आते हैं, वो तो उसकी जो सीरीज डेवलप होगी उसको हम एल सीरीज कहेंगे। सपोज कर लें अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल में आता है तो एल अल्फा, और अगर एन शेल से एल में आता है तो एल बीटा, और ओ शेल से अगर एल में आता है तो एल गैमा एंड सो ऑन। इस तरह बकिया एम सीरीज और के एम सीरीज और एन सीरीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन फ़र्क ये होगा सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी के, उसके बाद होंगी एल और फिर एम, और इस तरह मुख्तलिफ सीरीज। अब यहाँ पे हम बता चुके हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो बन गए होल। द होल क्रिएटेड इन एल एम एंड अदर शेल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर स्टेट्स क्रिएटिंग एक्स रेज। ये आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।